18वीं सदी और 19वीं सदी के इब्तदाई सालों में हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत बस नाम ही को रह गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के तवस्सुत से बरतानवी तौसी की सुर्ख लहर पंजाब की सरहदों तक तकरीबन पूरे बरसगीर को अपनी लपेट में ले चुकी थी। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह गुज़िश्ता 1000 साल में पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान के रिवायती फातहीन पश्तूनों अफगानों की अलगार पसपा की। गैर मुल्की हमला आवरों को शिकस्त देते और मकामी इलाकों को ज़ेरे नगी करते उनका राज शुमाल मगरब में दरुआ खैबर से मशरक़ में दरियाए सतलज तक और बरसगीर पाक व हिंद की शुमाली हद से जुनूब की तरफ अजीम हिंदुस्तानी सहराए थर तक फैला हुआ था। लाहौर सदर मकाम था। जब 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की वफ़ात हुई तो लाहौर रियासत का रकबा 2 लाख मुरब्बा मील से कुछ ज़्यादा था। दौलत और सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं पर मुश्तमिल तनख्वाहदार, मुनज़्ज़म और भारी मुआवजे पर रखे गए यूरोपी जर्नलों की तरबियत याफ्ता फौज पास थी। तब तक अंग्रेज़ और महाराजा 25 अप्रैल 1809 के मुआहदा अमृतसर पर कायम थे, जिसके तहत अंग्रेज़ों ने सितंबर 1808 तक फतह किए गए इलाकों पर महाराजा की हाकिमियत तस्लीम की थी और महाराजा ने खुद को सतलज दरिया के दाएं किनारे तक महदूद रखने का अहद किया था। लेकिन तारीख दानों के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पर कब्जा तो चाहती थी मगर मुनासिब वक्त की मुंतज़िर थी। 19वीं सदी की दूसरी दिहाई में हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत मशरिक़ और शुमाल मगरिब दोनों तरफ तौसी का मंसूबा बना रही थी। शुमाल मगरिब में बरतानवी ममलुकत की तौसी के लिए 1828 में कलकत्ता के बाद शिमला में दूसरा दारुल हुकूमत कायम किया गया। अक्टूबर 1831 में हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटुक ने रूपर में रंजीत सिंह से मुलाकात की। उनका अमूमी तासुर ये रहा कि एक दहाई में रंजीत सिंह के बाद सिखों की रियासत पक्के आम की तरह हल्के से झटके से उनके हाथ लग जाएगी। रूपर में हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए अंग्रेज़ों ने 1832 में सिंध के अमीरों के साथ जहाज़ रानी का तिजारती मुआहदा किया। ये 1843 में इस सूबे पर मुस्तकबिल की फतह का महज एक बहाना था। लाहौर से बमुश्किल 40 मील के फासले पर वाक़ फ़िरोज़पुर का कस्बा अंग्रेज़ों ने रंजीत सिंह की हाकमियत में तस्लीम किया था, लेकिन तज़वीराती अहमियत की हामिल इस जगह पर अंग्रेज़ों ने 1835 में सदरमी लक्ष्मण कोर की मौत पर कब्ज़ा कर लिया और उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस तरह की साजिशों और दोगलेपन ने रंजीत सिंह के अंग्रेज़ों पर एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया था। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में अपनी नफ़रत का इजहार करते हुए एक मसीही मुबल्लिग रियोरन डॉक्टर जोसेफ वुल्फ से कहा, आप कहते हैं कि आप मज़हब की खातिर सफ़र करते हैं, फिर अब हिंदुस्तान में इन अंग्रेज़ों को तबलीग क्यों नहीं करते जिनका कोई मज़हब नहीं। जब मुबल्लिग ने मौजू को सियासत से मज़हब की तरफ मोड़ने की कोशिश की और दरियाफ्त किया कि कोई खुदा के करीब कैसे आ सकता है, तो महाराजा ने तंज़िया अंदाज में जवाब दिया, बरतानवी हुकूमत के साथ ऐसा इत्तेहाद करके जैसा कि मैंने हाल ही में रूपर में लॉर्ड नवाब साहिब गवर्नर जनरल के साथ किया था। रंजीत सिंह जब तक जिंदा रहे रियासत मुत्तहिद रही। मुअर्रिख अमरपाल सिंह लिखते हैं कि रंजीत सिंह की मौत के बाद उनके वर्सा इस काबिल न थे कि रियासत चला सकी। महाराजा रंजीत सिंह के बाद महारानी दतर कौर से उनके पहले बेटे और वारिस खड़क सिंह ने तख्त संभाला। सना 1812 से जम्मू का इलाका उनकी जागीर था। 20 जून 1839 को उन्हें वली अहद नामजद किया गया था, मगर उनमें अपने बाप जैसी कोई सलाहियत नहीं थी। वो अफ्यून के रसिया थे। दिन का बड़ा हिस्सा अफ्यून के नशे में गुजरता था। कंपनी के एक मशहूर अफसर अलेक्जेंडर बर्नस ने तहरीरी तौर पर उन्हें बेवकूफ़ करार देकर उनका मजाक उड़ाया, लेकिन क्लाड मार्टिन वेड, जिन्होंने लाहौर दरबार के साथ 16 साल से ज़ायद अरसा तक काम किया, ने खड़क सिंह का जिक्र एक नरम खूर शख्स के तौर किया जिन्हें उनके ज़ेर कफ़ालत अफराद प्यार करते थे। रंजीत सिंह ने मरते वक्त वसीयत की थी कि वज़ारत उज़्मा ध्यान सिंह डोगरा को दी जाएगी, मगर खड़क सिंह ने अपने एक करीबी दोस्त चीत सिंह को अपना मुकर्रब ख़ास बना लिया और डोगरा सरदारों ध्यान सिंह, सौचीत सिंह और गुलाब सिंह को नज़रअंदाज कर दिया। कला लाहौर में उनकी आमद और रफ्त महदूद कर दी गई। डोगरा जोड़ तोड़ के माहिर थे, खालसा फौज उनके हाथ में थी, सो उन्होंने साजिशों का जाल बिछा दिया। लाहौर में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि महाराजा खड़क सिंह ने अंग्रेज़ों से मुआहदा किया है, जिसके तहत अंग्रेज़ खालसा इलाका जात से मालिया व आबियाना और दीगर वाजिबात वसूल करेंगे, जिसके एवज़ अंग्रेज़ों को 1 रुपये में से 6 आने मुआवजा दिया जाएगा। सिख अलिफामरा इन रियासतों का अंजाम देख चुके थे जो अंग्रेज़ों से मुआहदों के बाइस उनकी ग़ुलामी में चले गए थे। उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया।
जीत सिंह ने इस खबर को झूठ करार दिया और कहा कि ये अफवाह डोगरों ने उड़ाई है और इन्हें उसकी सजा मिलेगी। गुलाब सिंह डोगरा और दीगर सरदारों ने खड़क सिंह की बीवी चांद कौर और उनके बेटे नौनिहाल सिंह को बावर करवाया कि सिख हुकूमत की बका के लिए लाजिम है कि खड़क सिंह को माजूल किया जाए और नौनिहाल सिंह को राजा की गद्दी पर बिठाया जाए। चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने इस तजवीज़ को मान लिया, मगर उन्होंने खड़क सिंह की जिंदगी की शर्त आयद कर दी। 5 अक्टूबर 1839 की रात दयान सिंह अपने भाइयों सोचीत सिंह और गुलाब सिंह, अपने बेटों हीरा सिंह और लाल सिंह समेत दीगर रुफका के हमरा शीश महल के साथ खड़क सिंह की ख्वाबगाह में दाखिल हुए। खड़क सिंह ने मुजाहमत की, मगर महारानी चांद कौर और नौनिहाल सिंह ने कनीज़ों के साथ मिलकर उन्हें बेबस कर दिया और गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनके मुकर्रब खास जीत सिंह को उनके अहलो अयाल और दोस्तों के हमरा मौत के घाट उतार दिया गया। अगले दिन नौनिहाल सिंह की हुकूमत का ऐलान किया गया। महाराजा नौनिहाल सिंह ने दरबार में नजूमी और ज्योतिषी बुलवाए। उन्होंने खुशखबरी दी कि वो अपने दादा रंजीत सिंह की तरह अजीम अलशान हुक्मरान साबित होंगे और उनकी सल्तनत की हुदूद में दिल्ली और बनारस भी शामिल होंगे। महाराजा ने इन नजूमियों और ज्योतिषियों को इनामो इकराम से नवाजा। हुकूमत के असल इख्तियारात वजीर आजम दयान सिंह के हाथ में थे। नौनिहाल सिर्फ एक कठपुतली की तरह थे। इनमें सियासी तदब्बर और सलाहियत का फुकदान था और सैर व शिकार के अलावा किसी काम में दिलचस्पी नहीं थी। खड़क सिंह माजूल होने के बाद 10 माह तक जिंदा मगर अंदरून लाहौर की एक हवेली में नज़रबंद रहे। नवंबर 1840 अशारिया के इब्तिदाई अय्याम में खड़क सिंह के बार बार बुलाने पर नौनिहाल सिंह सिर्फ एक बार उन्हें मिलने आए, मगर बदतमीजी से अपने बाप से गुफ्तगू की, उन्हें सिख कौम का गद्दार और अंग्रेज़ों का वफादार कहा। वहाँ जवाला सिंह नाम का एक हकीम मुकर्रर किया गया जो दयान सिंह का एक खास आदमी था। उसने माजूल महाराजा को जहर दिया, जिसके नतीजे में वो पेट की बीमारियों में मुब्तला होकर 5 नवंबर 1840 को वफात पा गए। महाराजा की वफात का ऐलान किला लाहौर में तोपें चलाकर किया गया। महाराजा खड़क सिंह की चिता में 2 बेवाओं और 7 कनीज़ों ने सती होना कबूल किया। जब ये औरतें चिता में बिठाई गईं तो वजीर आजम दयान सिंह ने उनसे कहा कि नौजवान राजा नौनिहाल सिंह के लिए खैर व बरकत की दुआएं करें, मगर वो चुप रहे। खड़क सिंह की चिता जलाने के रोज़ ही नौनिहाल सिंह किला लाहौर की दीवार गिर जाने के बायस जख्मी हुए और जानबर ना हो सके। मशहूर सिख मुसन्निफ हरबंस सिंह ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि अभी खड़क सिंह की लाश को जले हुए थोड़ा सा वक्त हुआ तो महाराजा नौनिहाल सिंह ने उमरा के हमरा कले वापसी का कष्ट किया, क्योंकि वो चिता की सख्त गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने दरियाए रावी के किनारे बनाए गए तालाब में गुस्ल किया और किले की जानिब चल पड़े। वो अपने दोस्तों और उफका के हमरा चल रहे थे कि रोशनाई दरवाजे की पुरानी और बोसीदा इमारत उन पर आन गिरी, जिसके नीचे दबकर नौनिहाल सिंह और अलिफात हम सिंह, गुलाब सिंह का बेटा, दोनों जख्मी हो गए। अलिफात हम सिंह मौके पर हलाक हो गए, मगर नौनिहाल सिंह जिंदा थे। वो नीम बेहोश थे। वजीर आजम दयान सिंह ने पालकी में महाराजा को किला मुंतकिल किया। हकीमों और वेदों ने सरतोड़ इलाज किया, मगर अहालियान लाहौर ने तीसरे दिन उनकी मौत की खबर सुनी। अलबत्ता जिन पालकी बरदारों ने महाराजा नौनिहाल सिंह को रोशनाई दरवाजे से जख्मी हालत में उठाकर उनकी ख्वाबगाह तक पहुंचाया था, उनमें से 2 पालकी बरदार वहशियाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए। उनके हाथ पांव बांध कर गिले काटे गए थे, जबकि 2 पालकी बरदार मंजर से गायब हो गए। नवंबर 1840 के वस्त तक खड़क सिंह मुबैना तौर पर जहर दिए जाने से और नौनिहाल सिंह पत्थर गिरने से मर चुके थे। इन वाक़यात ने एक ऐसी सल्तनत को 2 मज़ीद झटके लगाए जो पहले ही अपने तवाज़ुन को बहाल करने के लिए जिदोजहद कर रही थी। नौनिहाल सिंह लावलद थे। उनकी मां चांद कौर ने अफवाह फैला दी कि उनकी बहू साहिब कौर उर्फ बीबी नानकी उम्मीद से हैं और इस आने वाले बच्चे के नाम पर हुकूमत की बागडोर संभाल ली और मलिका मुकद्दस का खिताब इख्तियार किया। इस दौर में सिंधियानवाला सरदारों अजीत सिंह और अवतार सिंह को उरूज हासिल हुआ। इनकी तरक्की से दयान सिंह डोगरा को अपनी वजारत उज़्मा खतरे में दिखाई दी। इसलिए उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह को हुकूमत बनाने की दावत दी। 13 जनवरी 1840 को शेर सिंह ने अपनी फौज और 45 तोपों के हमरा किला लाहौर का मुहासरा कर लिया। चांद कौर की हिमायत सिंधियानवाला सरदार और दयान सिंह के भाई गुलाब सिंह हाकिम जम्मू और कश्मीर कर रहे थे। चांद कौर के 5000 फौजी शेर सिंह से जा मिले। जंग तकरबाए 4 दिन जारी रही।
लातादाद सिपाही और मासूम व नहत्ते शहरी कत्लो गारत का निशाना बने। तोपों के गोलों से कला लाहौर को नुकसान पहुंचा। लाहौर में कई दुकानें और मकानात जला दिए गए, शहरियों को लूट मार का निशाना बनाया गया और लातादाद अफराद जिंदा जला दिए गए। 17 जनवरी 1840 को वजीर आजम दयान सिंह मंजर आम पर आए, जंग बंदी का हुक्मनामा जारी किया और फरीकैन में एक मुआहदा तय पाया। इसके तहत महारानी चांद कौर को शेर सिंह के हक में हुकूमत के अमूर से बेदखल किया गया। इस कत्ल गारत से न तो चांद कौर को कुछ मिला न शेर सिंह को, क्योंकि बकौल मुअर्रिख कीमती सामान डबगिरे ले गए। शेर सिंह को क्या मिला? जला, कटा, फटा और उजड़ा हुआ लाहौर। चांद कौर अंदरून लाहौर में नौनिहाल सिंह की हवेली में मुंतकिल हो गई थी। जुलाई 1841 को नौनिहाल सिंह की बेवा साहिब कौर ने एक मुर्दा बेटे को जन्म दिया, जिसका चांद कौर को सख्त सदमा हुआ। उन्होंने अपनी तमाम तर बदकिस्मती का जिम्मेदार दयान सिंह को करार दिया, जिसकी वजह से दयान सिंह उनके दुश्मन बन गए। चांद कौर को उनकी नौकरानियों ने पत्थर मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नौकरानियों ने सर दरबार ये कहा कि महारानी का कत्ल शेर सिंह के हुक्म पर किया गया है, मगर दयान सिंह ने उनकी बात ना सुनी और नौकरानियों के नाक और कान काट कर दरियाए रावी में भिगवा दिया। शेर सिंह अपना दरबार लाहौर से कुछ दूर शाह बिलावल के मकाम पर मुनक्कद करते थे। एक रोज सिंधियानवाला सरदार शेर सिंह के पास गए और उनसे वदा लिया कि उनकी मालूमात को राज रखा जाएगा। उन्होंने महाराजा को फर्जी वाकया सुनाया कि दयान सिंह ये चाहते हैं कि सिंधियानवाला सरदार महाराजा शेर सिंह को कत्ल कर दें और दलीप सिंह को तख्त नशीन करवाया जाए। इस पर महाराजा ने बगैर तस्दीक किए सिंधियानवाला सरदारों को इजाजत दी कि वो मौका मिलते ही दयान सिंह को कत्ल कर दें। सिंधियानवाला सरदारों ने दयान सिंह से मुलाकात की और उन्हें यही परवाना दिखाकर दोस्ती का इजहार किया। एक रोज दरबार लगा हुआ था। महाराजा ने पहलवानों की काशतियां देखी और इन्हें इनामात दिए। उनके बेटे प्रताप सिंह साथ थे, जो मुतवक्के वली अहद थे। दयान सिंह ने मालिकी अमूर के सिलसिला में महाराजा से लाहौर जाने की इजाज़त मांगी, जो उन्हें दे दी गई। दयान सिंह के जाने के बाद सिंधियानवाला सरदार अपने फौजी दस्तों के हमरा पहुंच गए। उन्होंने महाराजा से फौज के मुआयना की दरख्वास्त की। उसके साथ साथ उन्होंने जदीद किस्म की बंदूक दिखाई। जब महाराजा बंदूक देखने में मसरूफ थे तो सरदार ने बंदूक का घोड़ा दबा दिया। बंदूक चल गई और महाराजा ये कहकर ढेर हो गए कि इक्ताव ने दगा किया। सिंधियानवाला सरदारों ने उनका सर काट लिया और बेटे प्रताप सिंह को भी ज़ब्ह कर दिया। ये कटे हुए सर लेकर वो लाहौर में दाखिल हुए। दयान सिंह डोगरा को कटे हुए सर दिखाए और कले चलने को कहा। जो ही वो कला लाहौर में दाखिल हुए, इनके इशारे पर दयान सिंह को गोली मारकर हलाक कर दिया और उनका सर काटकर कले के मुलाजमीन को दिखा दिया। महाराजा, राजकुमार और वजीर आजम के कटे हुए सर देखकर लोग खौफजदा हो गए। सिंधियानवाला सरदारों ने नौउम्र दलीप सिंह के राजा होने ऐलान कर दिया। दयान सिंह के बेटे हीरा सिंह ने रंजीत सिंह और महारानी जिंद कौर के सबसे छोटे बेटे, जिनकी उम्र 5 साल थी, को पंजाब के सिंहासन पर बिठा दिया और खुद उनके वजीर बन गए। दलीप सिंह सिख सल्तनत के आखिरी महाराजा थे। तब तक खालसा सिख फौज ताकतवर हो चुकी थी और उन अफसरों और जर्नेलों के सामने कोई भी मुखालिफ बात कहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। रंजीत सिंह की मौत के बाद साजिश और अफरा तफरी के माहौल में उनकी खालसा फौज ने काफ़ी ताकत पकड़ ली और सियासी मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी, जिसके लिए इसने 5 अफराद पर मुश्तमिल एक पंचायत बनाई। पंचायत की मुखालफत पर दलीप सिंह के वजीर हीरा सिंह को भी मरवा दिया गया और उनकी जगह जवाहर सिंह को वजीर बना दिया गया। रंजीत सिंह की मौत के बाद इंतशार के साथ साथ फौज का असर और रसूख बढ़ता गया और इक़्तिदार एक शख्स से दूसरे को पुरतशद्दुद तरीके से मुंतकिल होता रहा। हर हुक्मरान फौज की हिमायत के लिए इसे रिश्वत देता, मगर दूसरा ख्वाहिशमंद ज्यादा मुराद का वदा करता तो पहले की छठी हो जाती। साहिब इक़्तिदार फौज से डरता और पंचायत पर मुनहसर रहता। ये साजिशें सितंबर 1845 तक यूं ही चलती रहीं, जब महारानी जिंद कौर के भाई जवाहर सिंह को लाहौर में फौज के सामने तलब करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उनके कत्ल के बाद वो शख्सियात सामने आए जिन्हें अंग्रेजों के साथ जंग में रियासत को चिल्लाना था। नवंबर में लाल सिंह दलीप सिंह के वजीर आजम बना दिए गए, जिनके महारानी से करीबी ताल्लुकात थे। जनरल तेज सिंह को सिख फौज की कमान मिली।
कश्मीर में ताकत गुलाब सिंह के हाथ में थी। वट्टू का कहना है कि लाहौर दरबार में होने वाली तब्दीलियों और ख़ास तौर पर खालसा फौज की मनमानियों की बना पर सतलज के पार अंग्रेज़ों का माथा ठनका और उन्होंने किसी भी खतरा से निपटने के लिए फिरोजपुर के इलाके में अपनी फौजी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। लॉर्ड एलनबरू, जिन्हें 1842 में गवर्नर जनरल के तौर पर हिंदुस्तान भेजा गया था, अभी बरतानिया ही में थे जब उन्होंने 15 अक्टूबर 1841 को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को लिखा, मैं इन आम उसूलों के बारे में आपकी राय जानने के लिए बेचैन हूँ जिनकी बुनियाद पर पंजाब के खिलाफ मुहिम जोई की जाए। सना 1844 में बहुत सी जंगों का तजर्बा लिए सर हेनरी हार्डनिच को गवर्नर जनरल बनाया गया। जंग से पहले अगले 16 माह के दौरान सर हेनरी ने पंजाब की सरहद पर पहले से जमा फ़ौज और असलहे में मुसलसल इजाफा किया। हार्डनिच के कमांडर उन चीफ सर ह्यूगफ थे। अमरपाल सिंह का कहना है कि सना 1843 में बरतानवी हुकूमत ने बम्बे में 60 लोहे की कश्तियां बनाने का आर्डर दिया ताकि जब ज़रूरत पड़े उन्हें पिल बनाकर सतलज पर लाहौर रियासत की सरहद उबूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 11 कश्तियों पर तोपें नस्ब थी। 44 कश्तियां 1845 के मौसम गर्मा में सतलज पर पहुंच चुकी थी। 6 रास्ते में कहीं खो गई। इससे 1 साल पहले सतलज के दरमियान एक जजीरे पर अंग्रेज काबिज हो चुके थे। सिखों का इस पर एहतजाज बेअसर रहा था। अब ये कश्तियां लाहौर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर फिरोजपुर के खुंडा घाट पर सिख फौज को दावत इश्तियाल दे रही थी। गो की कश्तियों का मुसल्लाह होना वाज़ेह था। फिरोजपुर के मकामी एजेंट मेजर जॉर्ज ब्रॉडफुट से खुफिया तौर पर कहा गया कि वो सिख उमाल को यकीन दिलाएं कि कश्तियां सिर्फ फिरोजपुर से सखर अनाज ले जाने के लिए है। वट्टू कहते हैं कि खालसा फौज को अंग्रेज़ों का ये जारहाना अक़दाम पसंद न आया और उसने 11 दिसंबर 1845 को सतलज दरिया उबूर करके अंग्रेज़ी फ़ौज को ज़ेर करने की कोशिश की। सैयद मोहम्मद लतीफ़ तारीख़ पंजाब में लिखते हैं, 18 दिसंबर 1845 को फिरोजपुर से 20 मील जनूब मशरिक़ की जानिब मटकी के मकाम पर पहली जंग में जब लड़ाई जारी थी तो लाल सिंह ने अपने असल मंसूबे के मुताबिक सिखों को अपनी बहादुरी पर भरोसा करते लड़ते छोड़कर अचानक मैदान छोड़ दिया। ये लड़ाई गर्द गुबार के बादलों के दरमियान तारों की नीम शबी में 1.5 घंटा जारी रही। दिसंबर 1845 और जनवरी 1846 में मटकी, फिरोज शाह, बद्दुवाल और अलीवाल में खूनरेज़ झड़पें हुईं। उनका इख्तिताम सोबराह गांव के करीब सिख फौज की शिकस्त से हुआ। सोबराह की लड़ाई 10 फरवरी 1846 में सिख दरियाए सतलज के मशरकी अंग्रेज़ों के ज़ेर कब्ज़ा किनारे पर जमे हुए थे। उनकी पसपाई को कश्तियों के एक पुल से मुमकिन बनाया गया। तोपखाने से सिखों की फौजों पर हमला कर दिया गया। कश्तियों का पुल टूट गया। 10,000 से ज़्यादा सिख दरिया उबूर करने की कोशिश में मारे गए। अंग्रेज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 2383 हलाक ज़ख्मी हुए। मज़ीद मुज़ाहमत नामुमकिन थी और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में पंजाब की सिख रियासत बरतानवी तसल्लुत में आ गई। फिरोज शाह की जंग में बरतानवी फ़ौज ने खुद को फंस कर तबाही के करीब पाया। पीछे हटने से इनकार करते हुए बरतानवी कमांडर उन चीफ सर ह्यूगफ ने अपने सेकेंड उन कमांड से कहा, मेरा ज़हन तैयार है। अगर हमें फना होना ही है तो हमारी हड्डियां फिरोजपुर में सड़ने से बेहतर है कि फिरोज शाह में बाइज्जत तरीके से ठिकाने लगे। मुअर्रिख कहते हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी सल्तनत की किस्मत का फैसला इसी दिन हो गया था। कमान में गद्दारों के बावजूद सिखों ने नाकाबिल तस्खीर बरतानवी फौज को नाकों चने चबवाए। फिरोज शाह की जंग वाटरलो के मुकाबले में ज़्यादा करीब थी क्योंकि बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ताहम यहाँ तेज सिंह ने बकौल सैयद मोहम्मद लतीफ़ के अपने साथियों के मशवरा के बरक्स अंग्रेज़ों पर सुबह के वक्त हमले में जानबूझकर ताख़ीर की और इस वक्त तक मैदान में नहीं आया जब तक सिख फ़ौज को मुकम्मल तौर पर शिकस्त नहीं हो गई। इसका मकसद सरकश खालसा फ़ौज को मुंतशिर और मरूब करना था। उसने अंग्रेज़ों की फ़तह को मुकम्मल कर दिया। पहली सिख जंग के खात्मे के बाद अंग्रेज़ों ने सिख दरबार से 1.5 लाख पाउंड हर्जाना तलब किया। दरबार ने जुर्माना अदा करने की सकत न पाते हुए सतलज और बियास के दरमियान वाक़े जालंधर, दोआब और बियास और सिंध के दरमियान वाक़े पहाड़ी इलाके बशमूल कश्मीर अंग्रेज़ों के हवाले कर दिए। अंग्रेज़ों ने 16 मार्च 1846 को अमृतसर में एक मुआहदे के तहत कश्मीर का इलाका 75 लाख नानक शाही रुपयों के एवज़ जम्मू के राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। पहली जंग के इख्तिताम पर बहुत से लोगों को पंजाब पर अंग्रेज़ों के इल्हाक की तवक्को थी,
लेकिन गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंज ने इसके बजाय एक नीम खुद मुख्तार सिख रियासत का इंतखाब किया, सबसे ज़्यादा पैदावारी सूबे जालंधर को अपने साथ मिला लिया और कश्मीर को हिंदुस्तान के सबसे बड़े बदमाश को बेच दिया। अंग्रेज़ों ने हेनरी लॉरेंस की क़ियादत में लाहौर में एक रीजेंसी कायम कर दी, जिसे अमूर चलाने के मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए। रानी जिंद कौर ने इसके खिलाफ अवामी सतह पर सिख खालसा लहर बेदार करने की कोशिश की, जिसका नतीजा अप्रैल 1848 में मुल्तान में दीवान मोल राज की बगावत और 2 अंग्रेज़ अफसरों के कत्ल की सूरत में निकला। अंग्रेज़ों ने रानी को लाहौर बदर करके सुतलज पार भिजवा दिया। मई 1848 में महारानी जिंद कौर की पंजाब से बेदखली के बाद, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने 29 जनवरी 1849 को ब्रिगेडियर माउंटेन को लिखते हुए कहा था, वो वाहिद शख्स है जिसमें मर्दाना सलाहियत मौजूद है। पंजाब के इल्हाक का मरहला बिलाखिर अंग्रेज़ों ने तय कर लिया। सना 1849 के शुरू में जेहलम और गुजरात के बीच चनाब के किनारे वाक़े रामनगर, सादुल्लापुर, चिलियांवाला और बाद में गुजरात के मकाम पर सिखों और अंग्रेज़ों के माबैन ख़ूरेज़ मरके हुए, जिनमें इब्तिदा में अंग्रेज़ों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम सिख फ़ौज ने 12 मार्च को हथियार डाल दिए और पंजाब भर में सिख हुकूमत का खात्मा हो गया। गद्दारी, अलमिया और दोनों तरफ की नाकाबिल यकीन बहादुरी उन जंगों की खुसूसियात थी, मगर हिंदुस्तान के लिए 6 लड़ाइयाँ एंग्लो सिख जंगे में जॉर्ज ब्रूस लिखते हैं, इनके बरतानवी अफवाज तबाह होने के किस हद तक करीब थी और सिखों की सफ़ों में गद्दारी के ज़रिए इन्हें कैसे बचाया गया। गुलाब सिंह डोगरा, तीज सिंह, लाल सिंह और उनके साथियों की खिदमत अंग्रेज़ों ने पहले ही हासिल कर रखी थी। पहले को जम्मू और कश्मीर के सूबों की हुक्मरानी की यकीन दहानी करवाई गई थी और बाद अल-ज़िक्र दोनों, जो उत्तर प्रदेश और रोहतास के किराए के फौजी थे, को बिलतरतीब कमांडर उन चीफ और वज़ीर आज़म बनाने की ज़मानत दी गई थी। बिलाखिर 29 मार्च 1849 को एक हुक्मनामा के तहत खित्ता पंजाब बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ों की तहवील में चला गया।